का वेट कर रही हूँ। प्लीज कम एवरीवन। कमाल खान वेलकम। आप लोगों को टाइमिंग नहीं पता होता है क्या? टाइम से इतना लेट आ गए हो आप लोग। नो मैं अपने टाइमिंग बता दिया था 12 o'clock। फिर भी देखो टाइम पे सिर्फ एक बच्चा आया था, गौतम शर्मा। उसके बाद आप आए हो, कमाल आया। अभी भी बताओ कितने बच्चे हो आपकी क्लास में? बच्चे नहीं आए हैं। हम पता नहीं कैसे लेट कर देती। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। चलो वेरी गुड। मैथ्स तो न्यू चैप्टर स्टार्ट भी होगा तो उन्हें आना आते रहेंगे चाहिए। बच्चे, बीच में ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तब तक हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यस मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर गलता लोहा। चैप्टर 5 गलता लोहा। अभी भी 3 ही बच्चे हो। वेरी गुड अंजलि वेलकम। प्लीज ज्वाइन। अंजलि कौन है? अच्छा वरुण। अच्छा वरुण है जी। अंजलि मैम। यस मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए गेट स्टार्ट नाउ। तब तक और बच्चे आते रहेंगे। हम शुरू करते हैं गलता लोहा, यस मैम। जिसके राइटर है लेखक जोशी। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले वर्ड मीनिंग पढ़ना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में दिक्कत ना आए। पुरोहिताही। पुरोहिताही क्या होता है? पुरोहित, धार्मिक कृत्य कराने वाला। तो पुरोहिताई क्या होगी? पुरोहित की व्यवसाय, यानी कि उसका प्रोफेशन, पुरोहित का भाव। जैसे कि हमारे घर में हवन पूजा वगैरह होता है, जब हम किसी पंडित को बुलाते हैं तो वो हमारी धार्मिक क्रिया कृत्य करता है, उसको कहते हैं पुरोहिताई। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता या दृढ़ता। रुद्री पाठ, शंकर की आराधना का एक प्रकार। क्योंकि आप जानते हो शंकर को रुद्र भी बोलते हैं, है ना? जैसे हनुमान को कहते हैं रुद्र अवतार, क्योंकि वो शंकर का अवतार है। तो रुद्री पाठ शंकर की आराधना का एक प्रकार। धोकनी। धोकनी क्या होती है? लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली, जिससे मतलब वो आग दड़काते हैं। लुहार अपने लोहे को कूटने के लिए आग जलाता है, और सुनार अपने सोने को, क्योंकि उसपे वो फिर बात नरम हो जाती है, उसके बाद उसको कूट पीट के उसको आकार देते हैं। जो भी उसको बनाना होता है वो आकार देते हैं। तो धोकनी वो होती है, एक नली सी होती है, जिससे वो मतलब हवा का प्रेशर बनाकर उस आग में डालते हैं और वो आग जलती रहती है। ठीक है। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला, यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बड़ी शार्प हो। संटी, पतली डंडी या छड़ी। पतली डंडी या छड़ी। प्रतिद्वंदी, मुकाबला करने वाला। प्रतिद्वंदी होता है मतलब अपोजिट पार्टी का, यानी कि विपक्षी। विपक्षी या विरोधी या प्रतिपक्षी कह सकते हो आप उसको। विद्या व्यसनी, पढ़ने में रुचि रखने वाला। व्यसन होता है एक प्रकार की लत। तो विद्या व्यसनी, विद्या व्यसन मतलब पढ़ाई की लत, तो पढ़ने में रुचि करने वाला विद्या व्यसनी कहलाता है। घसी यारे, घास काटने का काम करने वाले। सेक्रेटरी घटे, सचिवालय। त्रुटिहीन,
जिसमें कोई कमी ना हो। ये पापा को दे देना, पापा को दे देना, मैं नहीं ले रही। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी इच्छा नहीं है, उनको ही दे दो। नहीं पीना मुझे। हाँ जी, ये 4 वर्ड और रह गए आपके। निहाई, एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं। मतलब ये बहुत भारी होता है और थोड़े से बड़े आकार का होता है। कितने बड़े आकार का बताऊं आपको? मतलब इसके ऊपर रख के लोहे को कूटते हैं, बस इतना समझ लो। इसके ऊपर रख के लोहे को पीटते हैं, उसको कहते हैं निहाई। लोहे का भारी सा टुकड़ा होता है वैसे। अनायास, बिना प्रयास के। अनुगूंज, प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज। हंसुए, घास काटने का औजार यानी कि दगाती। अब जो जिन्होंने खेत में काम करते हुए लोगों को देखा वो शायद समझ जाएंगे इसको। हंसुए यानी कि दगाती। दगाती क्या होती है? जिससे हम घास काटते हैं या गेहूं जो जो भी कटाई वगैरह करते हैं, तो वो उसको कहते हैं हंसुई। हंसुए, दगाती को। ठीक है। अब हम अब चैप्टर पे आते हैं। मैंने बताया राइटर का नाम शेखर जोशी। अंतर की घुमड़ती वंदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेते। अंतर की घुमड़ती वंदना है, वेदना है शायद। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। बड़ी अच्छी लाइनें लिखी है और एकदम सच्चाई भी है इनमें। चलिए शेखर जोशी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं एक बार। उनका जन्म 1932 में हुआ। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा, उत्तरांचल में। ये अल्मोड़ा गांव जो कि उत्तरांचल में है। इनकी प्रमुख रचनाएं काशी, कोसी का घटवार, 7 के लोग, कुछ बच्चे बड़े हैं, कमाल, निखिल, वंश, लोहिया, वरुण, ओनली 5 चिल्ड्रन। बस एक ही बड़ा है, वंश। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये गर्ल्स कोई भी नहीं आ गई, आराधना, मोनिका वगैरह बेटा। मालूम नहीं, हम्म उनके पास फोन नहीं होगा आई थिंक। बाकी नहीं, फोन तो है क्योंकि बाकी क्लासेस लेती है, मैं देखती हूँ, अटेंडेंस देखती हूँ इनकी बेटा। फिर पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ये सब आप लोग बेटा हिंदी को ना बड़ा हल्के में लेते हो। असली बात ये है कि आप हिंदी को बहुत हल्के में लेते हो। सोचते हो हिंदी में तो पास हो ही जाएंगे। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, क्योंकि उसको भाव ही नहीं देते हो और आपको ये नहीं पता हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मैं आपको बार बार यही कहती हूँ बेटा, एक बार जिसने सिर्फ ध्यान से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, उसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वो अपने आप सोल्व करने की क्षमता रखता है। मोनिका आ गई। वेरी गुड, वेलकम मोनिका। बहुत लेट हो बेटा, गुड पूरे 14 आफ्टरनून। मिनट लेट हो। गुड आफ्टरनून। इतना इग्नोर मत करो बेटा हिंदी को। हिंदी का सम्मान करना सीखो, हमारी मातृभाषा के। मैम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, इसीलिए इतना लेट अटेंड कर रही हूँ क्लास। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है वो बात अलग है। बट मैं देख रही हूँ हिंदी में बहुत कम बच्चे आते हैं और लड़कियां तो विशेषकर। ये आराधना ने मेरी आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी क्लास ली होगी।
कई लड़कियां है एडमिशन में तो, लेकिन बच्चे मेरी क्लास नहीं ले रही है, पता नहीं क्यों। तरुण तौसीफ नहीं है आज। हाँ, तरुण हमेशा मेरी क्लास लेता है, लेकिन आज क्या हुआ उसको? आज नहीं है वो। मैम वो 26 तारीख तक नहीं लेगा, मना कर रहा था। होगा कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होगी। वैसे तो इतना तो ऐसे तो बच्चा नहीं है कि वो जानबूझ के मिस करे, कोई ना कोई समस्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन बेटा मुझे तो जहां तक ऐसा यकीन था अपने खुद की काबिलियत पर कि मैं एक बात समझाती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप लोग क्लास ही नहीं लोगे कहाँ से समझ आएगा? देखो आपने 10th में, आप खुद जानते हो 10th में आपने कितना हल्के में लिया था। आप लोगों ने हिंदी को भाव नहीं दिया, नहीं तो आपका 100% रिजल्ट आता। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मेरा कोई बच्चा फेल तो नहीं हुआ कम से कम, और काफी कुछ अच्छा रिजल्ट में दिखाया है। लेकिन पता नहीं, ये सच्चाई तो आप भी जानते हो, मेरी मेहनत है या आपकी मेहनत है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम फेस टू फेस नहीं हैं। बट इस समस्या से तो सभी जूझ रहे हैं, तो हमें भी जूझना ही पड़ेगा बेटा। बट कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो पूरी साल का नुकसान होगा। शेखर जोशी जी, गलता लोहा। गलता लोहा के राइटर हैं शेखर जोशी जी, जिनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी कोशी का घटवाक, सात के लोग, दाजू, हलवाड़ा, नौगंगी, दिमाग है। कहानी संग्रह है एक पेड़ की याद। ठीक है। शब्द चित्र संग्रह। सम्मान, पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर ज्योति का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन नवजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलित और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। अनुदित मतलब छप चुकी है। ठीक है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है। वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। गांभीर्य मतलब गंभीर। ठीक है, सीरियस। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते इस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निर्देशों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहा के आफक पर बैठता ही नहीं,
उसके काम में भी उसकी कुशलता दिखावा है। मोहन का जातिगत फैसला, यही हम पढ़ने वाले हैं। बेटा बुक ना होने से थोड़ी सी तो हमें समस्या होती ही है। हाँ जी, उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी में बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पकड़ वह धनराम लोहा के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। गलता लोहा, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार, अनायास मतलब बिना प्रयास के, ठीक है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहा के ऑफर की यह अनुगुण शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निगाही पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान पड़ सकता था। निहाई हमने क्या पढ़ा था बेटा? जिस पर हम लोहे को रखकर कूटते हैं, मतलब लोहार वगैरह कूटते हैं, हम तो किस लिए कूटेंगे लेकिन लोहार जिस पर लोहे को रखकर कूटते हैं, हथौड़े से कूटते हैं, तो उसको कहते हैं निहाई। तो उस निहाई पर पड़ती हुई हथौड़ी की खनक उन्हें दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर, हंसुए क्या बताया था हमने, जो घास काटने की दराती वगैरह होती है जो, ठीक है। तो लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं था। क्या काम नहीं था? कि मतलब खेत के किनारे जो कटीली झाड़ी वगैरह है उसको काटना। तो उसको काटने के लिए वो हंसुए को लेके गया था, अर्थात दराती को। बूढ़े वंशीधर के बूते पर अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर, पुरोहिताई हमने क्या पढ़ा था, जो मतलब धार्मिक कर्म वगैरह करते हैं ना, कृत्य करते हैं, वो होते पुरोहित, और उनके द्वारा किए गए कार्य को हम कहते हैं पुरोहिताई। पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे वहां कहाँ पर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पीठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। वह 2 मील की सीधी चढ़ाई पर अपने बूते की नहीं, मतलब बेचारा बूढ़ा आदमी हो गया था और इतनी खड़ी चढ़ाई अब उसके बस की बात नहीं थी, बूते की नहीं, मतलब उसके बस की बात नहीं रही थी। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता था, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आश्चर्य न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना ही वैसी गति।
क्योंकि जो काम जो लोग करता है उसको ही बैठा खाता है, हम लोग खाली देखते हैं, हम इतना अच्छा थोड़े ना कर पाते हैं। तो इसलिए मोहन के बारे में कहा है कि मोहन ना तो इन चीजों को जानता था और ना ही उसको अभ्यासी था, और ना ही उसकी वैसी गति जैसी उसके पिता की थी। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुजनित रह गई। मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो जैसे पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद मतलब ब्लंट, मतलब पैनी नहीं रह गई थी वो। जैसे पैनी होती तो जल्दी जल्दी काटती, तो उसने हाथ फेर कर देखा कि तो अब ये तो पैनी नहीं रह गई, एकदम कुंद हो गई, मतलब ब्लंट हो गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तक के ऊपर बैठा उसकी कारी गरी को पाक की नजरों से देख रहा था। धोखनी हमने क्या पढ़ा था? जिसे वो आग में हवा फेंकता है, एक नली सी होती है जिससे वो उसमें हवा फेंकता है, उसको कहते हैं धोखनी। तो जब वो लोहा उससे उसमें हवा फूंक रहा था और उस लोहे को जिसको गर्म करना था उसको बार बार उलट पुलट के गर्म कर रहा था, तो मोहन जो था वो एक कनस्तक पर बैठकर उस सर के सारे काम को ध्यान से बड़े गौर से देख रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। वो मतलब अपने बचपन के टीचर को याद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। यानी कि सिर्फ वो पढ़ने में ही तेज नहीं था, गीत भी बड़े अच्छे गाता था, गाने बहुत अच्छे गाता था, तो गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर जी ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वहीं सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता क्या ने हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मास्टर को लेकर मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछने और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। यानी कि मोहन को उनका इतना अच्छा शिष्य था कि पूरी क्लास का कार्यभार उस पर सौंप दिया
और अगर किसी को सजा देनी है तो सजा देने का की जिम्मेदारी भी उस पर ही छोड़ दी। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, ये आदेश दे देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के बाएं हाथों कई बार बैठ खाए थे या कान खिंचवाए थे। अब भाई मॉनिटर है, ऊपर से क्लास के मतलब टीचर का भी आदेश हो चुका है कि भाई तू इससे ये करवा, तो करना तो पड़ेगा। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही वे मन में बैठा दी गई कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना था कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और अपना नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। यानी कि फैमिली बैकवर्ड उनका थोड़ा वीक था, इस वजह से। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना तो। तेरा की टेबल सुन रहा है वो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरा का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तेरह एकम तेरह, तेरह दुनी 24। सताक एक संटी उनकी पिंडलियों पर मसाब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे तेरा का पहाड़ा याद कराता हूँ। ये दिन सब में ही आए हुए है बेटा। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। यानी कि वो बच्चा डंडा भी अपना खुद तोड़ के लाए और मार भी खुद ही खाए। लेकिन क्या करें, टीचर का आदेश हो चुका है, अब वो लाएगा भी और पिटेगा भी। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव करता हो। कहने का मतलब समझ आया? यानी कि उसको डंडा लाना पड़ेगा, अच्छा मजबूत सा ही लेके आता था। और ये सोचकर लेके आता था वो तो बेचारा कि जैसे मतलब किसी और को पिटवाना है, क्योंकि हल्का लेके आएगा मास्टर फिर से मारेगा, है ना। तो टीचर का आदेश हो चुका कि भाई डंडा तोड़ के ला, तो वो ऐसा डंडा लेके आता था जैसे किसी और के लिए लाना हो, इसलिए मजबूत सा लेके आता था, क्योंकि उसको पता था अगर वो मार के डग से हल्का लेके गया तो फिर टूटेगा, फिर टूटेगा तो फिर मंगवाएगा। आप लोगों का टाइम अच्छा है बेटा। यस मैम। हाँ जी, हाँ तभी तो अब पढ़ते नहीं, पहले के बच्चे इसीलिए तरह से पढ़ते थे, घर में भी पिटते थे, बाहर भी पिटते थे, तभी पढ़ते थे। आप लोगों को तो मार क्या चीज होती जानते ही ना, तो घर में कोई मारता है ना स्कूल में भी इतना नहीं मार खाते हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। वैसे सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने बच्चों को 13 का पहाड़ा याद है? मैम मुझे याद है। बताओ। निखिल, निखिल बोल रहा है या गौतम? मैम वंश। वंश, वेरी गुड। यस चलो कभी फेस टू फेस मिलते हैं आपसे भी, तब पता चलेगा। मैम ये निखिल बोल रहा है।
लिखने के लिए बोल रहे हो? मैम चलो कम निखिल से बोल कम। रहे। अच्छा निखिल बोल रहा है, निखिल को तेगा का पढ़ा याद है। वेरी गुड। चलिए अभी यस मैम। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, फ्री टाइम में ये भी देखेंगे। गुड। त्रिलोक सिंह बेटा, आप तेगा की बात करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को दस्तक भी याद नहीं होंगे। चलिए याद है। चलो अच्छी बात है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे तेगा का पढ़ा याद नहीं हो पाया था, छुट्टी के समय जब मसाब ने उसे दोबारा पढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। यानी कि तेगा एकम तेगा, तेगा दूनी 26, तेगा तिया पे लड़खड़ा गया वो। तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से भूल गया। अब की बात क्या, जब तो तेगा दूनी 24 बताया था, अब की बात क्या बताएगा। बेचारे ने पूरा दिन खट्टे लगाए हैं, पूरा दिन घोटा है उसको तेगा के पहाड़ों को, फिर भी याद नहीं हो पाया। उसकी क्या गलती है। लेकिन कोई भी चीज हो बेटा, याद करने की सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको लिख के याद करो। लिख के जो याद होता है वो भूला नहीं जाता, और अगर हम रट्टे लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चलिए, छुट्टी के समय जब मसाब ने उसे दोबारा पढ़ाई सुनाने को कहा तो वो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लोहा लगा, हम कहते हैं ना दिमाग में जंग लग गया, तो वो कहेगा तेरे दिमाग में तो लोहा बना है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, अर्थात ये जो पहाड़ा तुझे कहाँ से याद होगा, ऐसे कहना है। अपने थैले से 5-6 दगातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। बेचारा गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये है। हाँ जी, किताबों को विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य है धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने का सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। कहने का मतलब ये है कि उसका मतलब जो फैमिली बैकवर्ड था, वो गरीब लोग थे, वो मतलब उनके पिताजी गरीब थे, इसलिए वो उसकी पढ़ाई का अफोर्ड नहीं कर पाए। और कहाँ लगा दिया उसको, धोकनी फूकने में। धोकनी फूकने मतलब वो शायद उसके पिता वो लोहे वगैरह का लोहानी का काम करते थे, तो उसने आग जलाने का काम दे दिया उनको कि तू इसमें आग जला, क्योंकि कमाना भी जरूरी था। तो जब धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने का सान लगाने से के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने लगा।
था कितना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैग चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जगह सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से उसको अपना प्रसाद दे देते थे। आप लोगों ने भी बहुत प्रसाद खाया है ना। अब बेचारे धनराम का नंबर आ गया है। अब वो उसने स्कूल में भी खुद बैग तोड़ तोड़ कर प्रसाद खाया था और यहाँ पिताजी से प्रसाद खा गया है। और निखिल ने तो वैसे भी बहुत प्रसाद खाया है ना। यस मैम। खूब भंडारे की लाइन में लगा है मैम। वंश ने भी बहुत खाए मैं दूसरे स्कूल में जाके। वंश से तो मिलेंगे तभी पता चलेगा नया बच्चा है। मैं पहले पढ़ता था हमारे स्कूल में ही, फिर छोड़ के चला गया ही। अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया इसने। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, मोस्ट वेलकम। तो ये धनराम बेचारे की किस्मत ऐसी है कि पहले तो स्कूल में इसको तेगा का पढ़ा याद नहीं हुआ, उसके बाद वजह से बाग बाग पिटा है ये है, और अब पिता से मार खा रहा है। वहां पर वो अपने हाथ से बैग चुन कर लाता था, उससे मार खाता था, लेकिन यहाँ पिताजी बैत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से प्रसाद देना शुरू कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। ऑफर मतलब जहां पर वो अपना लोहे वगैरह का काम करते थे उसको कह रही है कि मतलब पहले तो उनके पिताजी बैठते थे तो गंगाराम का ऑफर कहते थे, अब वो एक्सपायर हो गए हैं तो धनराम ने उनका सारा काम कार्यभार वगैरह संभाल लिया है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम से रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्यावशनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश किया करते थे।